मैं रॉबिन साइन 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और काफ़ी दिनों के बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। 10 या 15 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया और इसका जो कारण है वो सीधा से यही है कि मैं अपनी बुक्स निकालने में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। उसके लिए मुझे हर दिन एरर्स चेक करनी होती हैं, हर दिन मुझे क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं, थ्योरी सेलेक्ट करनी होती है और उसके बावजूद ही सारे काम हो पाते हैं। तो इतना सारा वर्कलोड होने के बावजूद फिर ये वीडियो स्टूडेंटों की बहुत ज़्यादा डिमांड पे, तो काफ़ी लगातार स्टूडेंट सर आपने फ्रिक्शन भी पढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी भी, वर्क एनर्जी, पावर, सारे टॉपिक्स आप पढ़ा चुके हैं, आगे के भी। तो आप लूसेंट के सॉल्यूशन कंटिन्यूसली डालते रहें जिसके माध्यम से हम इनकी सारी प्रॉब्लमों को कर सकें। तो इसके लिए देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन है ये जो है अंकित का पहला क्वेश्चन। 500 किग्रा का द्रव्यमान बर्फ पर 50 किग्रा भार से खींचा जाता है तो घर्षण गुणांक होगा। तो देखो भाई, घर्षण गुणांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो हमें पता है कि F बराबर कितना होता है, म्यू इंटू एन। अब वो कह रहा है 500 किग्रा का द्रव्यमान, तो M बराबर कितना दिया है मेरा 500 किग्रा केजी, और वो कह रहा है 50 किग्रा भार से खींचा जाता है। तो बल जो है ना वो कितना है 50 किग्रा भार, कितना है 50 किग्रा भार। 50 किग्रा भार जो बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी जो 50 किग्रा भार ये बल है। कई बार इसको किग्रा भार जो यूनिट होती है, जैसे भार क्या होता है हमारा mg, तो m की यूनिट क्या होती है kg। और अगर कि भार की अगर बात करने लगे, भार जो होता है किग्रा भार, इसकी जो यूनिट होती है वो किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। 50 किग्रा भार ये बल है। तो अब देखो मुझे क्या निकालना है, घर्षण गुणांक म्यू। तो वो कह रहा है घर्षण गुणांक का मान कितना होगा, तो F बराबर म्यू इंटू एन। तो मुझे बल कितना है मेरा 50, तो यहाँ से म्यू का मान हमें ज्ञात करना है, एन का मान कितना होता है mg। तो 50 इंटू म्यू, एम का मान कितना है मेरे पास 500 kg। यहाँ से जी आ गया, जीरो से एक जीरो से मेरी जीरो कैंसिल, 50 और ये कितना है 5, तो यहाँ से जी बराबर आ गया मेरा, म्यू बराबर आ गया मेरा कितना 1/5 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/10 जी। जी की वैल्यू अगर अप्रॉक्सीमेटली 10 लोगे तो ये आ जाएगा मेरा म्यू बराबर 1/100। म्यू बराबर 1/100 का मतलब 0.01, और म्यू की कोई भी बेमा नहीं होती, ये बेमाहीन एवं मात्रकहीन राशि है। ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। F बराबर म्यू इंटू एन। एफ कितना है मेरा 50 किग्रा भार, द्रव्यमान कितना है मेरा 500। अगर तुम देखोगे 50 में और 500 का डिवाइड करोगे तो सीधा कितना आएगा 100 आएगा। तो म्यू बराबर 1/50 से 500 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10, जी की वैल्यू 10, तो 10 इंटू 10 100, तो 100 डिवाइड में जाएगा तो म्यू इक्वल टू 1/100, तो 0.01। तो कौन सा ऑप्शन सही है 0.01, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मैं देखने लगूं तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2, सीधी सड़क पर टायर का घर्षण गुणांक 0.2 है। तो वो कह रहा है जीरो कार की महत्तम चाल क्या होगी जिससे वह 8 मीटर त्रिज्या के मोड़ पर बिना फिसले मुड़ सके। कार की महत्तम चाल क्या होगी जिससे वो है, बी महत्तम चाल का जो फॉर्मूला होता है बी बराबर अंडर रूट के अंदर क्या होता है म्यू आर जी। तो म्यू आर जी, म्यू का मान कितना है मेरे पास 0.2। अब देखो बी का मान 0.2 है, तो सुरक्षित चाल जो होती है अंडर रूट म्यू आर जी होती है। म्यू को मान कितना हो गया 0.2। अब वो कह रहा है कि जिसे वो 8 मीटर त्रिज्या के मोड़ पर, आर का मान कितना हो दिया 8 मीटर, और जी का मान मुझे अप्रॉक्सीमेटली कितना लेना है 10। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 0.8 का आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1.6 इंटू 10, पॉइंट लगाओगे तो नीचे किसका डिवाइड करोगे 10 का, यहाँ से ये कैंसिल, और आंसर कितना आएगा मेरा 4 मीटर प्रति सेकंड। जो ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरा बी ऑप्शन। न्यूनतम सुरक्षित चाल का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, बी बराबर अंडर रूट म्यू आर जी। अगर किसी भी कण की चाल 4 मीटर पर सेकंड से अधिक है जिसका म्यू 0.2 है और त्रिज्या कितनी है 8 मीटर, तो कण फिसल जाएगा। ये कौन सी चाल है, ये अधिकतम चाल है जिससे कण सुरक्षित रूप में चल सके। इसे हम बोलते हैं अधिकतम सुरक्षित चाल, मैक्सिमम सेफ जोन या मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। तो ये वाली कितनी हो गई अंडर रूट के अंदर म्यू आर जी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक वस्तु 30 डिग्री के कोण पर नत्तल पर सीमान साम्य अवस्था में है, और वो कह रहा है वस्तु का त्वरण ज्ञात करें जब क्षैतिज के साथ कोण 45 डिग्री है। देखो भाई 30 डिग्री के कोण पर सीमान साम्य अवस्था में, पहली बात तो है हमें वस्तु का त्वरण ज्ञात करना है। तो वस्तु का त्वरण घर्षण वाले तल पर क्या होता है, वस्तु का त्वरण होता है ए बराबर जी इंटू कितना होता है म्यू कॉस थीटा,
ए बराबर जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये कितना होता है, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है ए बराबर क्या होता है, ए बराबर जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये होता है घर्षण वाले नत तल पर त्वरण। लेकिन हमें क्या नहीं पता, वो कह रहा है जब कोण 45 डिग्री है, वो क्या रहा है भाई कि 30 डिग्री कोण वाले नत्तल पर सीमांत वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। जब क्षैतिज के साथ कोण 45 डिग्री से बदल दिया जाता है, जब कोण 45 डिग्री है तो त्वरण ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण ए बराबर जी इंटू थीटा की जगह 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 म्यू इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। लेकिन अब ऐसे कि हमें किसकी वैल्यू नहीं पता है, म्यू की। जब हमें म्यू की वैल्यू फंस जाए, हमें म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हो, तो तुरंत जाना है कि हमें पता है कि म्यू बराबर क्या होता है, टेन थीटा। और जहाँ थीटा कौन सा होता है, सीमांत साम्य अवस्था वाला कोण, जिसे हम बोलते हैं जिसको हम कौन सा कोण बोलते हैं, विराम कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विराम कोण। म्यू बराबर टेन थीटा। वो कह रहा है थीटा बराबर 30 डिग्री पर ब्लॉक सीमांत साम्य अवस्था में, तो इसका मतलब थीटा की जगह 30 रखेंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1/√3। तो यू कैन पुट म्यू इक्वल टू 1/√3, देन इफ यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम देन यू कैन फाइंड योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ से आप म्यू की वैल्यू पुट कर सकते हो 1/√3, तो इसके बाद आप अपना आंसर ज्ञात कर लोगे। 45 डिग्री कोण कर दिया जाता है तो त्वरण कितना होगा। सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है, हर चीज़ में देखो 30 डिग्री कोण दिया है तो उसका कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। तो रीजन को तो तुम जितना हो सके उतना रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करो, तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, नत्तल पर घनाकार ब्लॉक स्थिर रखा हुआ है, म्यू का मान 0.1/3 दिया हुआ है। वो कह रहा है वह कोण ज्ञात कीजिए जिससे ब्लॉक नत्तल पर नीचे की ओर फिसलने लग जाए। मतलब जस्ट वह कोण ज्ञात करना है। तो हमें पता है जब म्यू बराबर कितना होता है, टेन थीटा। विराम कोण वही तो होता है जहाँ पे वो तुरंत फिसलने लग जाए। तो म्यू का मान कितना है, 1/√3। तो टेन थीटा बराबर 1/√3, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। जस्ट इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यू बराबर 1/√3, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु 1 मीटर पर सेकंड के वेग से लुढ़कती है, 5 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, तो घर्षण गुणांक होगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो अगर कोई भी वस्तु लुढ़क रही है, कोई भी वस्तु धीमे धीमे लुढ़क रही है, तो उसका त्वरण कितना होता है, उस जगह पे जो त्वरण का जो मान होता है F बराबर कितना होता है, F बराबर घर्षण बल का मान कितना होता है, म्यू इंटू एन। और जनरली हम F को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F बराबर एम ए से, और n का मान कितना होता है, एम जी। अवलंब प्रतिक्रिया बल सामान्य स्थिति m से m का सन, तो a बराबर कितना होता है, म्यू जी। ये चीज़ हमेशा हर स्टूडेंट को याद रखनी है कि जो a की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, म्यू जी के बराबर होती है। a बराबर कितना होता है, म्यू जी। अगला देख, a बराबर म्यू जी हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, घर्षण गुणांक ज्ञात करना है। तो हमेशा याद रखना, जब कोई गोली सिंपल धरातल पर चलती है तो एक चीज़ को हमेशा याद रखना है, a बराबर कितना होगा, म्यू जी। हमेशा याद रखना, हर स्टूडेंट को हमेशा याद रखना है। अगर किसी कण को तुम जनरली गिराते हो, तो जनरली किसी सरफेस पर चला रहे हो, तो a बराबर कितना होगा, म्यू जी, कण का त्वरण। तो वो कह रहा है 1 मीटर पर सेकंड के वेग से लुढ़कती है, 5 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, तो घर्षण गुणांक का मान होगा। रुक जाती है तो देखो न्यूटन का नियम लगाएंगे, b² + u² + 2as। अब देखो 5 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, तो अंतिम वेग कितना हो गया इसका, 0। अंतिम वेग 0 हो गया, तो ये आ गया मेरा u² प्लस, पहले किससे लुढ़कते, प्लस u² + 2az। और a की वैल्यू किसके बराबर होती है, म्यू इंटू जी के बराबर। और s का है 5 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, तो s कितना दिया है, 5 मीटर। तो ये u का जो मान है वो कितना है, 1 मीटर पर सेकंड के वेग से लुढ़कती है और रुक जाती है, तो अंतिम वेग 0। तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है म्यू की वैल्यू। तो यहाँ से म्यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -u² अपॉन 5, और कितना हो गया ये 10 इंटू, और म्यू की वैल्यू 10 इंटू जी। और वो कह रहा है 1 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो एक म्यू का मान कितना हो गया, पहले प्रारंभिक वेलोसिटी दी हुई है 1 मीटर पर सेकंड, तो माइनस इंटू जी का मान कितना हो गया, ये तो बस माइनस तो किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से। तो इसका मान ये कितना आ जाएगा मेरा, 1/100। अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो म्यू की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.01। तो ऑप्शन में कौन सा है, 0.0102। अगर जी का मान 9.8 लोगे तो तुम्हारा एडजेक्ट आ जाएगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन 5 में। देखो यहाँ तक सारे स्टूडेंट कर लेते हैं, b² + u² बराबर 2as, लेकिन ये नहीं पता रहता a की वैल्यू रखनी क्या है। तो a की वैल्यू हमें क्या रखनी है, a बराबर √ a बराबर म्यू जी। ये हमेशा याद रखना है, ऑलवेज कीप इन माइंड, ऑलवेज कीप इन माइंड a बराबर म्यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 1200 क्वेश्चन नंबर 6 में एरर है, एक बार बता रहा हूँ कैसे है वो एरर। 1200 ग्राम द्रव्यमान का बक्सा क्षैतिज धरातल पर 1200 ग्राम बल से खींचा जाता है। वो कह रहा है भाई 1200 ग्राम बल से खींचा जाता है। क्या 1200 ग्राम बल होता है? ग्राम किसका मात्रक होता है? केजी का। किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। ग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है। तो 1200 ग्राम बल, 1200 ग्राम बल यदि होता 1200 किग्रा भार होता तो भी हम मान लेते कि ये क्या है, बल के बराबर है। भार रहता 1200, बाहर बल से खींचा जाता है तो भी हम मान लेते, लेकिन ये 1200 ग्राम है। 1200 ग्राम बल का मात्रक नहीं होता, ये होता 1200 न्यूटन से खींचा जाता है तो भी ये आंसर सही होता। वो कह रहा है 1200 ग्राम द्रव्यमान का बक्सा 1200 ग्राम बल से खींचा जाता है। क्या ग्राम बल का मात्रक होता है? नहीं होता। क्या होना चाहिए? 1200 न्यूटन। घर्षण गुणांक 0.3 हो तो बक्से में उत्पन्न त्वरण होगा। इसमें एरर है इस क्वेश्चन में, तो इसकी वजह से मैं इसे नहीं करूँगा। उसे ऑप्शन में भी एरर है तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन परफेक्टली रॉन्ग है। और अगर मैं इसे जनरली कराने की ज़बरदस्ती कोशिश करूँगा तो तुम्हारा कंसेप्ट बिगड़ जाएंगे। तो इसकी वजह से आई विल नॉट गो थ्रू दिस क्वेश्चन बाय दिस concepts because your concept is more important. This question is not fixed for Air Force. That's why focus on your concepts and just leave it. क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। यदि कोई गाड़ी किसी सड़क पर यू वेग से गतिमान है, विराम में आने से पहले गाड़ी द्वारा न्यूनतम दूरी तय करें यदि टायर और सड़क के बीच घर्षण गुणांक म्यू हो। देखो ये पहले ही करा चुके हैं हम 5वें में। ए बराबर कितना होता है? म्यू जी। अब तो हर कोई स्टूडेंट कर लेगा। ए की जो वैल्यू होती है वो म्यू जी होती है। वो कह रहा है कोई गाड़ी सीधी सड़क पर यू वेग से गतिमान है, विराम में आने से पहले गाड़ी द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी, जैसे वो विराम में आएगी तो उससे पहले वो कितनी दूरी तय करेगी। तो बी स्क्वायर विराम में आने से पहले, तो मतलब कड़ का अंत, कड़ कहाँ चुकी है? गाड़ी विराम में आ चुकी है, उससे पहले दूरी ज्ञात करनी है। तो अंतिम वेग 0, तो एस बराबर कितना हो जाएगा? एस बराबर माइनस के यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो माइनस के यू स्क्वायर अपॉन 2a। ए की वैल्यू कितनी होती है हमारी? म्यू जी। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। तो मैं अगर दूरी नेगेटिव में आए तो मोड लगा के क्या कर देना है? पॉजिटिव। ये क्या होता है? ए नेगेटिव होता है तो ये मंदन की वजह से कहाँ होता है? नेगेटिव आता है। बशर्ते आंसर कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। तो आपका डी ऑप्शन परफेक्टली क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा। यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कम से कम कितनी होनी चाहिए ताकि कोई स्कूटर चलाने वाला 40 मीटर प्रति घंटा की चाल से मुड़ सके? स्थितिज घर्षण गुणांक का मान 0.22 है। एवरीवन नोज अबाउट दैट। चाल का जो मान होता है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर म्यू आर जी। कितना होता है? चाल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? म्यू बराबर अंडर रूट के अंदर म्यू आर जी। कितना होता है? न्यूनतम सुरक्षित चाल का फॉर्मूला बी बराबर अंडर रूट के अंदर म्यू आर जी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी हुई है, 0.22 है। बशर्ते 40 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना है। तो अंडर बी बराबर कितनी होती है? अंडर रूट के अंदर म्यू आर जी। तो मैंने 40 किलोमीटर घंटे की चाल से मुड़ सके तो स्थितिज गुणांक का मान, त्रिज्या पूछ रहा है वो, बी का मान तुम्हें पता ही है कितना है? 40 किलोमीटर घंटा। 40 इंटू तुम चाहो तो 5/18 से इसमें बदल दो, जिससे दूरी तुम्हारी किस में आ जाएगी? मीटर में आ जाएगी। और इसका वर्ग करना है। बी बराबर अंडर रूट के वर्ग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? म्यू आर जी। जी का मान कितना होता है? 10 और म्यू का मान कितना दिया हुआ है तुम्हें? 0.22। तो यहाँ से किसका मान आ जाएगा? आर का। जस्ट एक कैलकुलेशन। और तुम्हें एयरफोर्स में नहीं है ज़रूरत, इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो वो इतने कैलकुलेशन के रूप में नहीं आएगा जितनी यहाँ पे दी हुई है। कैलकुलेशन इजी आएगी। तो तुम्हें बस एक मेथड ध्यान रखना है, बी बराबर अंडर रूट म्यू आर जी। बी की वैल्यू पता है, म्यू और आर जी की हमें पता ही है, सिर्फ क्या निकालना है? आर। जस्ट इजी टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, दैट इज गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये है मेरा एक सरफेस है। पहला जो है ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान कितना है मेरा? 4 kg। दूसरा जो ब्लॉक है उसका द्रव्यमान कितना है मेरे पास? 2 kg। पहला ब्लॉक का द्रव्यमान 4 kg है, दूसरे ब्लॉक का द्रव्यमान 2 kg है और 12 न्यूटन का बल लग रहा है। किसने का? 12 न्यूटन का बल लग रहा है। और दूसरा ब्लॉक है और इनके मध्य जो घर्षण गुणांक है यहाँ पर कितना है? 0.3। और यहाँ पे जो घर्षण गुणांक दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है? 0.2। ये रहे। अब वो कह रहा है चित्र में दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य घर्षण बल होगा। ए और बी के मध्य, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है।
तो मुझे ए और बी के मध्य क्या ज्ञात करना है, घर्षण बल ज्ञात करना है ए और बी के मध्य। तो अगर मैं बात करने लगूँ फ्रिक्शन घर्षण बल बिटवीन ए एंड बी, यदि मैं घर्षण बल ए और बी के मध्य घर्षण बल ज्ञात करने लगूँ तो पहले घर्षण बल कब आएगा, सबसे सपोज करो मैं 12 न्यूटन के बल से ब्लॉक ए को खींच रहा हूँ तो इस पर धक्का लगेगा कहाँ, आगे की ओर, और घर्षण इसका कहाँ करेगा, विरोधी आगे की ओर नहीं जाए। तो पहली बात घर्षण बल की भी डायरेक्शन होगी, वो कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में, बल की ही डायरेक्शन में होगी, ध्यान रखना। जैसे ही मैं 12 न्यूटन के बल से नीचे वाले ब्लॉक को खींचूंगा तो ऊपर वाले ब्लॉक पर धक्का लगेगा और घर्षण बल उसकी गति का विरोध करेगा, तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, बल की ही डायरेक्शन में होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछ सकता है घर्षण बल की दिशा कहाँ होगी। पर सबसे पहले हम ये बात देखते हैं कि घर्षण बल लगेगा, घर्षण बल तब लगेगा जब ये ब्लॉक 4 kg कहाँ जाएगा, आगे की ओर। यदि ये ब्लॉक 4 kg ही आगे की ओर नहीं गया तो 2 kg वाले पे कोई भी घर्षण बल नहीं लगेगा। घर्षण बल तभी लगेगा जब ब्लॉक गति की अवस्था में होगा। अगर 4 kg वाला ब्लॉक आगे की ओर जाएगा तो इस पर आभासी बल लगेगा कहाँ पे, पीछे की ओर। उसे रोकने के लिए इन दोनों के मध्य क्या क्या काम आएगा, घर्षण। सबसे पहले तो ये देखते हैं, पहले ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो फोर्स लग रहा है ये कितना है, 12 न्यूटन। ये 4 न्यूटन और 2 क्यूजन इनको खींचने के लिए सफिशिएंट या पर्याप्त मात्रा में है भी या नहीं भी, हो सकता है ये पर्याप्त ही ना हो। अगर ये जब खींचने में ही पर्याप्त ना हो तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, पहले देखता हूँ क्या ये खींच सकता है कि नहीं खींच सकता। तो सबसे पहले ये इधर 12 न्यूटन लग रहा है, तो जैसे हम खींचेंगे तो इधर क्या लगेगा, पीछे की ओर घर्षण बल। और घर्षण बल की वैल्यू कितनी होती है, F बराबर म्यू इंटू एन। तो घर्षण बल की जो वैल्यू होती है F बराबर म्यू इंटू एन, तो यहाँ से F बराबर म्यू इंटू एन, तो जैसे तुमने 12 न्यूटन के बल से खींचा, घर्षण बल की जो वैल्यू कितनी होती है, F बराबर म्यू इंटू एन। अब देखो मुझे म्यू का मान कितना है मेरे पास, इस सरफेस के लिए मुझे यहाँ पे निकालना है। म्यू का मान कितना है, 0.3। एन का मान कितना है, इस पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है, एन बराबर mg होता है। कितने ब्लॉक है मेरे पास, 2, 4 + 2 6 kg, और जी का मान कितना होता है, 10। तो यहाँ से आ गया म्यू का मान 3 और एन का मान कितना होता है, mg, और एम कितने गए, 4 और 2 6, जी का मान 10। तो ये 6 × 10 कितना हो गया, 6 × 10। 10 में 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 में 6 का कितना करेंगे, 18 न्यूटन। मतलब घर्षण बल की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी है, 18 न्यूटन। मतलब यदि मुझे इस निकाय को आगे की ओर खींचना है तो मुझे कितने बल की जरूरत होगी, 18 न्यूटन की। लेकिन मैं लगा कितना रहा हूँ, 12 न्यूटन। तो ब्लॉक आगे की ओर मूव होगा ही नहीं। जैसे ये 4 kg ब्लॉक आगे की ओर मूव होगा नहीं तो इस पर धक्का आगे की ओर, इधर पीछे की ओर लगेगा नहीं। इस पर अगर पीछे की ओर धक्का नहीं लगेगा तो इनके मध्य कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी, और कोई भी घर्षण या कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी तो घर्षण बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। घर्षण बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर कितना आएगा, 0। घर्षण बल कितना हो जाएगा दोनों ब्लॉकों के मध्य। अगर ऐसा होता, समझो यदि ये मान 18 से अधिक होता, सपोज करो ये 24 न्यूटन होता तो क्या होता, तो हम बताया जैसे ये 24 न्यूटन होता तो 6 न्यूटन का बल, 6 न्यूटन के बल से ये कहाँ जा रहा है, आगे की ओर। तो 6 न्यूटन का बल इस पर कहाँ लगता, पीछे की ओर। तो घर्षण बल की जो वैल्यू होती कुछ हद तक मानता कितनी होती, 6 न्यूटन, या फिर कितनी होती इसके मैक्सिमम वैल्यू पे, Fs बराबर म्यू इंटू एन पे होती। वो आगे का एक क्वेश्चन है उसमें आएगा, वो हम बता देंगे इसको भी कि यदि ये 18 न्यूटन से अधिक होता तो घर्षण बल कितना होता, ये भी हम बता देंगे। पर पहले देखो फिलहाल के लिए तो कंसेप्ट यही है कि ये 12 न्यूटन है और घर्षण बल कितना है, मैक्सिमम 18 न्यूटन। यदि हमें ब्लॉक को आगे की ओर खिसकाना है तो हमें कम से कम कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 18 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब ही ये ब्लॉक पूरा कहाँ जाएगा, आगे की ओर जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 10। घर्षण गुणांक म्यू नत्तल पर रखी एक वस्तु नीचे की ओर सरकने लगेगी तब नत्तल के किस कोण से थोड़ा अधिक हो। तो हर कोई जानता है थीटा बराबर कितना होता है, tan इनवर्स म्यू, क्योंकि हर कोई जानता है म्यू बराबर कितना होता है, tan थीटा। म्यू = tan थीटा, तो थीटा = tan इनवर्स म्यू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नत्तल पर ठीक संतुलन अवस्था में म्यू घर्षण गुणांक हो तो समतल के साथ अधिकतम झुकाव कोण होगा, tan इनवर्स म्यू। वही 10 और 11 जस्ट क्या पागल बना रहा है ये हमको। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 12 की बात करने लगूँ, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए फ्रिक्शन, दैट इज़ द टफेस्ट क्वेश्चन। ये बहुत सबसे टफ क्वेश्चन है पर कंसेप्ट क्लियर वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं भाई, दो गुटके ए तथा बी एक दूसरे के ऊपर एक चिकने क्षैतिज तल पर रखे हुए हैं। वह है अधिकतम बल जो बी पर लगाया जा सकता है जिससे ए तथा बी दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें, जिससे ए तथा बी दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें 49 न्यूटन है। तो ए तथा बी के बीच घर्षण बल होगा।
पहले देखो मैं बड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये है मेरा 7 kg का ब्लॉक और ये कितने का है 3 kg का ब्लॉक। ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है। सबसे पहले देखो वो कह रहा है वो है अधिकतम बल और मान क्या ज्ञात करना है, ए तथा बी के बीच घर्षण गुणांक ज्ञात करना है। ए और बी के बीच हमें क्या ज्ञात करना है, घर्षण गुणांक म्यू की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन देखो एफ बल है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। पहले मैं तुमसे कहूँ पहले तो भाई ये बताओ ए और बी के मध्य घर्षण बल की दिशा क्या होगी। ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ई है, इन दोनों के मध्य घर्षण बल की दिशा कहाँ होगी। कुछ स्टूडेंट क्या कहेंगे सर एफ आगे की ओर लग रहा है, घर्षण बल की दिशा कहाँ होगी, घर्षण बल की जो दिशा रहेगी वो कहाँ रहेगी, पीछे की ओर। कहाँ पे रहेगी, आगे। एफ इधर लग रहा है तो घर्षण बल की दिशा कहाँ होगी, पीछे की ओर, गति के विपरीत दिशा में नहीं होगी। ध्यान से समझना। इस 3 kg वाले ब्लॉक पर पहले तो देखो वो क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है एक 7 kg और एक 3 kg का ब्लॉक है और एफ का जो मान है ना अधिकतम वो 49 न्यूटन है और 49 न्यूटन की स्थिति के लिए 7 kg और 3 kg के ब्लॉक दोनों कहाँ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। 49 न्यूटन का बल लगाया, 7 kg के ऊपर क्या चल रहा है, 3 kg का ब्लॉक चल रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे भाई जैसे ही 7 kg पे हमने बल लगाया तो 3 kg पे कौन सा बल लगेगा, आभासी बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, 7 kg के पे बल लगाया तो 3 kg पे एक आभासी बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, 3 kg पे एक आभासी बल लगेगा और 3 kg के ब्लॉक पर एक आभासी बल लगेगा। ये वाला जो सरफेस है वो कौन सा है, घर्षण रहित है, ये चिकना है। तो सीधी सी बात है तुम 1 न्यूटन का बल भी लगाओगे तो भी ये कहाँ जाएगा, आगे की ओर, क्योंकि यहाँ घर्षण गुणांक बिल्कुल है ही नहीं। ये सरफेस पूर्णतः कैसा है, चिकना। तो 7 kg का ब्लॉक अपने आप कहाँ जाएगा, आगे की ओर। और 3 kg वाले पे कहाँ बल लगेगा, पीछे को। लेकिन 3 kg वाला भी अगर ये भी सरफेस बिल्कुल चिकना होता, 3 kg और 7 kg वाला, ध्यान से देखना है, 7 kg और 3 kg के मध्य अगर कोई भी घर्षण नहीं होता तो 7 kg वाला कहाँ निकल जाता आगे और 3 kg वाला कहाँ रह जाता, नीचे की ओर गिर जाता। अगर ये बिल्कुल सरफेस होता तो इसका मतलब है कि 7 kg के ऊपर 3 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, तो इन दोनों को साथ साथ बनाए रखने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, इन दोनों के मध्य क्या होना चाहिए, घर्षण बल होना चाहिए। तभी 7 kg और 3 kg के ब्लॉक दोनों एक साथ कहाँ जा सकते हैं, आगे की ओर जा सकते हैं। जैसे तुम किसी ट्रॉली में जा रहे हो, ट्रैक्टर में जा रहे हो, ट्रॉली में पीछे कोई वस्तु रखी हुई है ट्रॉली के पीछे, अगर वो भारी होगी तो सरफेस और उनके मध्य घर्षण बल लगेगा और वो पीछे की ओर नहीं खिसकेगी। और अगर कोई छोटी वस्तु है, टिफिन वगैरह है हल्का, जैसे ही ट्रॉली आगे की ओर जाने लगती है तो ट्रॉली के बीच में जो टिफिन वगैरह रखा होता है तो उस पर कहाँ बल लगता है, पीछे की ओर। जैसे ये 7 kg का ब्लॉक आगे की ओर जाएगा तो 3 kg वाले ब्लॉक पे कहाँ बल लगेगा, पीछे की ओर। आभासी बल इधर होगा तो 3 kg वाले ब्लॉक पे जो बल लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा। तो घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में लगता है 3 kg वाला, तो घर्षण बल की दिशा कहाँ होगी, बल एफ की दिशा में होगी। पहला कंसेप्ट तो घर्षण बल ही होगा और घर्षण बल किसके बराबर होगा, 3 kg वाला बल रुका हुआ है तो घर्षण बल इसी के बराबर होगा जो आभासी बल होगा। एफ बराबर आभासी बल कितना होगा, एफ बराबर एम ए, और उसी के बराबर क्या होगा, घर्षण बल। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है 3 kg वाले ब्लॉक पर, 3 kg वाले ब्लॉक पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी चीज़ का ध्यान रखना है। 3 kg वाले ब्लॉक पर जो आभासी बल रहेगा, जो इधर जैसे ही 7 kg बल लगाएंगे तो आभासी बल इधर जाएगा, तो जो आभासी बल का मान हो जो होगा, आभासी बल की जो वैल्यू होगी वही किसके बराबर होगी, घर्षण बल के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, घर्षण बल की। क्योंकि अगर घर्षण बल इनके मध्य नहीं होता तो 7 और 3 kg वाला ब्लॉक जो होता वो कहाँ चला जाता, आगे की ओर, 7 kg वाला पीछे की ओर चला जाता, दोनों एक दूसरे से कहाँ हो जाते, अलग। 7 kg और 3 kg दोनों साथ साथ चल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है। वो किसकी वजह से चल रहे हैं, क्योंकि आभासी बल है वो उसने, घर्षण बल ने उसको क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है। तो आभासी बल कितना होता है, एफ बराबर एम ए। और ये मेरा जो 3 kg वाले ब्लॉक पर, 3 kg वाले पर घर्षण बल कितना होता है, म्यू इंटू एन। इस सरफेस पर घर्षण बल देखना है। तो अगर मैं त्वरण की बात करने लगूँ तो 49 न्यूटन का ब्लॉक है, ये तीनों पे लग रहा है, ये दोनों बलों पे लग रहा है। तो मेरा त्वरण जो आएगा वो कितना आएगा, ए बराबर एम का मान तो कितना है 3 kg, 3 kg वाले ब्लॉक पर आभासी बल लग रहा है। तो और ब्लॉक का तो त्वरण ए बराबर क्या होता है, एफ अपॉन एम, और एफ कितना है 49 न्यूटन, और टोटल मेरा एफ अपॉन एम, टोटल द्रव्यमान है वो 7 + 3 कितना है 10 kg, अपॉन म्यू का मान कितना है मेरे पास, म्यू की जो वैल्यू है वही तो ज्ञात करनी है, घर्षण गुणांक म्यू। और एम जी कितना होता है, एम म्यू बराबर एम इंटू जी। तो एम जिस सरफेस पर अगर तुम नॉर्मल देखने लगोगे तो एम जी, तो 3 × 10, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो म्यू बराबर कितना आ गया मेरा 49/100। तो म्यू बराबर जो आ गया हमारा कितना आ गया
म्यू बराबर 49/10 है, ये 10 है, 49/100 तो मतलब 0.49, कितना आ गया मेरा 0.49। तो मेरा म्यू का मान जो आया है वो कितना आया 0.49, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में 0.5, तो हमारा क्या मान लिया जाएगा 0.5। अगर तुम जी का मान अगर एडजेक्ट लोगे कितना 9.8, तो 49/98, तो आंसर कितना आ जाएगा सीधा तुम्हारा 1/2 जो 0.5। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखना है। दोबारा समझा देता हूँ एक बार। आवासीय बल जो होगा वो घर्षण बल के बराबर होगा। 3 kg वाले ब्लॉक पे जो आवासीय बल लगेगा तो F बराबर ma। 3 kg वाले ब्लॉक का द्रव्यमान, इस ब्लॉक का द्रव्यमान है 3 kg, ब्लॉक का त्वरण है A बराबर F/m। F कितना है 49 न्यूटन और m कितना है मेरा 7 और 3 10। निकाय का त्वरण पूरा निकाय एक साथ जाएगा तो इसका त्वरण 49/10। म्यू और n बराबर mg। तो 3 kg वाले ब्लॉक का त्वरण ज्ञात किया है और 3 kg वाले ब्लॉक पर क्या ज्ञात करेंगे हम, नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल n बराबर mg। तो 3 kg वाले ब्लॉक का जो नॉर्मल होगा वो 3 × 10 होगा। n बराबर क्या होता है mg, तो 3 से 3 कैंसिल, ये 49/100 तो 0.49। अगर तुम 9.8 लोगे तो ये 98 में आएगा, तो 0.5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्षैतिज फर्श पर रखे 10 kg द्रव्यमान के एक टुकड़े पर 100 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है। क्षैतिज फर्श पर रखे 10 kg द्रव्यमान के एक टुकड़े पर 100 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है। गुटके एवं फर्श के बीच घर्षण गुणांक 0.5 है। गुटके एवं फर्श के बीच घर्षण गुणांक 0.5 है। गुटके एवं क्या है, क्षैतिज फर्श पर रखे 10 kg द्रव्यमान के फर्श पर 100 न्यूटन का एक क्षैतिज बल लगाया जाता है। 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं हम इस पर, कितने का 100 न्यूटन का। अब वो कह रहा है 10 kg द्रव्यमान का टुकड़ा है, ये वाला तो कितना है 10 kg का। अब वो कह रहा है गुटके तथा फर्श के बीच घर्षण गुणांक 0.5 है। गुटके तथा फर्श के बीच घर्षण गुणांक जो है वो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5। जी का मान 10 मीटर/सेकंड है, तो गुटके का त्वरण होगा, तो हमें गुटके का त्वरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, सबसे पहले कंडीशन ये होती है क्या ब्लॉक आगे की ओर जाएगा या नहीं जाएगा। हमने 100 न्यूटन का कहाँ लगाया है, आगे की ओर, और घर्षण बल कहाँ लगेगा, पीछे की ओर। तो पहले देखते हैं आगे बल है 100 न्यूटन, पीछे कितना लग रहा है, और जो बचेगा उससे ब्लॉक कहाँ जाएगा, आगे की ओर जाएगा। तो सीधी सी बात है कि पहले तो देखते हैं कि घर्षण बल कितना लग रहा है। घर्षण बल का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो F बराबर म्यू × n। तो म्यू का मान कितना है मेरे पास 0.3, n बराबर क्या होता है mg, तो 0.5 म्यू की वैल्यू है। m का मान है 10 kg, 10 × 10 कितना हो गया, g का मान भी 10, 100 हो गया। 100 का मैं 0.5 से मतलब 0.5 का मतलब 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। तो देखो 100 न्यूटन का तुमने इधर लगाया और घर्षण बल कितना खा रहा है 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन के बल से कहाँ जाएगा ये पिंड, आगे की ओर। तो त्वरण निकालने के लिए क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, F नेट बराबर ma। तो F नेट बराबर ma, तो नेट फोर्स कितना है तुम्हारा 100 न्यूटन आगे की ओर, 50 न्यूटन पीछे की ओर, तो नेट फोर्स कितना बचा मेरा 50 न्यूटन। m का मान कितना है मेरा 10 kg और ब्लॉक का त्वरण कितना है a, तो 10/50, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा a बराबर 5 मीटर/सेकंड²। दैट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 100 न्यूटन है, घर्षण बल का मान निकाल लिया, F बराबर म्यू × n, तो मेरा कितना आया 50 न्यूटन। आगे की ओर इतना लग रहा है। देखो भाई, ये 100 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ घर्षण बहुत ज़्यादा होता, ब्लॉक कितनी तीव्र गति से आगे जाएगा ये निर्भर करता है इन दोनों सरफेस के मध्य घर्षण कितना है। यदि घर्षण बहुत कम होगा तो ये बहुत तीव्र गति से आगे जाएगा, घर्षण बहुत ज़्यादा होगा तो ये तीव्र गति से कम जाएगा। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है ये घर्षण बल जो है ना, म्यू दिया है तो घर्षण बल कितना है। तो घर्षण बल हमने ज्ञात कर लिया, म्यू × n बराबर कितना आया 50 न्यूटन। तो F नेट बराबर m, तो 50 न्यूटन से यहाँ से कितना आ गया मेरा 100 इधर है 50 इधर है, तो बचा कितना मेरा 50। m का मान कितना है 10 kg, a आ गया, तो a से कितना आया मेरा 5 मीटर/सेकंड²। तो ऑप्शन कौन सा आ गया मेरा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा, 1 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक ट्रक में क्षैतिज तल पर रखा है। 1 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, एक ट्रक है कोई, 1 kg द्रव्यमान का ब्लॉक है, एक ट्रक में 1 kg द्रव्यमान का ब्लॉक है। ट्रक कहाँ जा रहा है, आगे की ओर। 1 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक ट्रक पर क्षैतिज तल पर रखा। ब्लॉक तथा ट्रक के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक, ब्लॉक एवं ट्रक के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.6।
अब अगर आए ट्रक का त्वरण 5 मीटर पर सेकंड हो तो ब्लॉक पर आरोपित घर्षण बल होगा। सीधी बात है, ट्रक का त्वरण कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रक का जो त्वरण है वो कितना है ए बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ट्रक पे त्वरण है 5 मीटर पर सेकंड, तो इस पर भी आभासी बल लगेगा। इस पर कहाँ लगेगा आभासी बल, पीछे की ओर लगेगा। और तुम्हें पता है जितना आभासी बल इस पर पीछे की ओर लगेगा तो आभासी बल जो होगा वही किसके बराबर होता है, घर्षण बल के बराबर। अब देखना भाई, अगर मैं देखने लगूँ ब्लॉक पर, देखो भाई ब्लॉक का सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे, क्या ये ब्लॉक पीछे की ओर जाएगा, क्या ये ब्लॉक पीछे की ओर जाएगा। जैसे 5 केजी ट्रक जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से कहाँ जा रहा है, आगे की ओर, तो ब्लॉक पे धक्का कहाँ लगेगा, पीछे की ओर। ट्रक जा रहा है आगे की ओर, ब्लॉक पे धक्का लगेगा पीछे की ओर, ब्लॉक पे धक्का लगेगा पीछे की ओर। तो इनके मध्य देखते हैं घर्षण बल कितना है। सबसे पहले हम घर्षण बल का मान ज्ञात करेंगे, F बराबर म्यू इंटू एन। तो मैक्सिमम घर्षण बल होता है, ये घर्षण बल नहीं होता, ये कौन सा बल होता है, मैक्सिमम घर्षण बल का ये अधिकतम मान होता है कि ये ब्लॉक खिसकेगा या नहीं। तो म्यू का मान कितना है मेरे पास, कुछ स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे, वो देखना कहाँ करेंगे। म्यू का मान 0.6, एम का मान एन बराबर एम जी, एम का मान 1 और जी का मान 10, तो आंसर कितना आ गया 6 न्यूटन। तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि आंसर कितना होगा 6 न्यूटन। एक बार बताओ, 6 न्यूटन आंसर होगा। और जैसे ही अगर मैं कहूँ ब्लॉक पे आभासी बल कितना होगा, ब्लॉक पे जो आभासी बल होगा, आभासी बल कहाँ है, पीछे की ओर लगेगा। और वो कितना होगा मेरा, ब्लॉक पे आभासी बल कितना होगा मेरा, ब्लॉक पे आभासी बल होगा वो कहाँ लगेगा, पीछे की ओर। ब्लॉक की गति कहाँ होगी, पीछे। और ब्लॉक पे घर्षण कहाँ लगेगा, आगे की ओर। ब्लॉक पे घर्षण कहाँ लगेगा, आगे की ओर। ध्यान रखना, कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था, टायर में सड़कों के मध्य टायर तथा सड़क के मध्य घर्षण बल कौन सा लगेगा। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, यदि कोई ब्लॉक है, कई बार ये भी पूछ सकता है घर्षण बल की दिशा कहाँ होगी। घर्षण बल की दिशा गति की दिशा में नहीं, बल्कि जो पिंड गति कर रहा है ना उसकी दिशा में होती है। निकाय की गति की दिशा से हमें कोई मतलब नहीं। ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ये ट्रक जा रहा है आगे की ओर, लेकिन ब्लॉक पे धक्का लगेगा पीछे की ओर, तो ब्लॉक की गति करने की टेंडेंसी कहाँ होगी, पीछे की ओर। तो घर्षण बल उसे रोकने का प्रयास करेगा, तो जस्ट उसके कहाँ लगेगा, विपरीत। तो ट्रक की दिशा में ही किसकी दिशा होगी, घर्षण बल की दिशा होगी। कई बार एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था, एक गाड़ी के पहिए हैं, गाड़ी के पहिए तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक कितना है, म्यू। तो घर्षण बल की दिशा ज्ञात करो। गाड़ी के पहिए कैसे घूमते हैं, जैसे ही गाड़ी जाती है तो पहिए कहाँ घूमते हैं, पीछे की ओर। तो पहिए पीछे की ओर घूमते हैं, तो घर्षण बल की दिशा कहाँ होगी, आगे की ओर। ध्यान रखना, सड़क तथा गाड़ी के पहियों के मध्य घर्षण बल की दिशा गाड़ी की दिशा में ही होती है। जिस डायरेक्शन में गाड़ी जाती है उसी दिशा में किसकी डायरेक्शन होती है, घर्षण बल की दिशा होती है। ध्यान रखना, जैसे गाड़ी के पहिए कहाँ घूमते हैं, इस तरह ये पहिया है, जैसे ही गाड़ी चलेगी तो पहिया कहाँ घूमेगा, पीछे की ओर। पहिया कहाँ हुए, पीछे की ओर, तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, गति की जस्ट विपरीत दिशा में, तो वो कहाँ जाएगा, आगे की ओर। और गाड़ी भी कहाँ जा रही है, आगे की ओर। तो ये पूछता है कई बार, घर्षण बल की दिशा गाड़ी की दिशा में होगी, गाड़ी की विपरीत दिशा में होगी। तुम क्या कहते हैं, घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में, गाड़ी आगे की ओर जा रही है, घर्षण बल पीछे की ओर। और जस्ट योर आंसर रॉन्ग, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टास्क, घर्षण बल की दिशा उस निकाय की गति की दिशा में होती है जो गति कर रहा है। पहिए को देखो, पहिए कहाँ गति कर रहा है, पहिए की गति करने की टेंडेंसी है पीछे की ओर, तो घर्षण बल की दिशा आगे की ओर। हमें गाड़ी से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, पहिए से मतलब है, क्योंकि सरफेस के कॉन्टैक्ट में गाड़ी नहीं आ रही है, उसका क्या आ रहा है, पहिया आ रहा है रोड के कॉन्टैक्ट में। तो सबसे पहले देखो, यहाँ जो घर्षण बल लगेगा, यहाँ जो घर्षण बल की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, आगे की ओर। तुम कह रहे हो घर्षण बल 6 न्यूटन होगा, ब्लॉक पे मैं कह रहा हूँ आभासी बल कितना होगा, आभासी बल जो ब्लॉक पे होगा वो होगा F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। तो यहाँ से m की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 kg। और ब्लॉक का त्वरण कितना है, 5 न्यूटन। तो आभासी बल 5 न्यूटन इधर, आभासी बल है 5 न्यूटन इधर, और घर्षण बल है इधर 6 न्यूटन। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ट्रक तो आगे की ओर जा रहा है और ब्लॉक भी कहाँ से आगे की ओर, घर्षण बल का मान ज़्यादा हो जाए। ये ध्यान रखना, ये घर्षण बल का अधिकतम मान होता है। 6 न्यूटन जो होता है वो घर्षण बल का मान नहीं होता, ये घर्षण बल का अधिकतम मान होता है। और यदि कोई भी मान, आभासी बल अगर 5 न्यूटन आ रहा है तो घर्षण बल का मान कितना माना जाएगा, 5 न्यूटन ही माना जाएगा। ध्यान रखना, यदि आभासी बल का मान कितना आ रहा है, आभासी बल का मान 8 न्यूटन आया, सपोज करो आभासी बल का मान कितना आया, 8 न्यूटन, तो घर्षण बल का मान कितना होगा, तो होगा 6 न्यूटन। कितना, क्योंकि घर्षण बल का अधिकतम मान कितना होता है, 6 न्यूटन। और यदि आभासी बल का मान 2 न्यूटन है तो घर्षण बल भी कितना होगा, 2 न्यूटन। ध्यान रखना, ये घर्षण बल का मैक्सिमम मान होता है, अन्यथा घर्षण बल आभासी बल के ही बराबर होता है जो बाह्य बल लग रहा है। ये घर्षण बल का अधिकतम मान होता है, अन्यथा घर्षण बल, जैसे सपोज करो तुम किसी पिंड है, इसे खिसकाने के लिए
जो अधिकतम घर्षण बल की आवश्यकता है वो है 10 न्यूटन। तुमने 5 न्यूटन का बल लगाया तो इस तरह थोड़ी घर्षण बल 10 न्यूटन का बल पीछे की ओर लगाएगा, तो पिंड कहाँ जाने लगेगा, पीछे की ओर। तो तुम 5 लगा रहे हो तो घर्षण बल कितना लगाएगा, 5 ही लगाएगा। और तुम अगर कितना लगाया 8, तो घर्षण बल भी कितना लगाएगा 8। तुमने लगाया 10, तो घर्षण बल की मैक्सिमम क्षमता कितनी है 10। तुमने लगा दिया 12, तो ब्लॉक कहाँ जाने लगेगा, आगे की ओर। तो घर्षण बल की तो मैक्सिमम क्षमता है 10, ये 10 ही लगा सकता है। तो अगर इस पर गाड़ी, अगर ये ब्लॉक जो होता है ट्रक 8 मीटर पर सेकंड के वेग से, यदि ट्रक 8 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे की ओर जाता है, ट्रक 8 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो निकाय पे जो आभासी बल लगता है F बराबर m, द्रव्यमान 1 kg, तो इस पर बल लगता है 8 न्यूटन। और घर्षण बल का मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6 न्यूटन। तो घर्षण बल 6 के ही बराबर होता। ये घर्षण बल का अधिकतम मान होता है 6। तो ध्यान रखना, यदि इससे कम बल लग रहा है, यदि जैसे आभासी बल का मान कितना है मेरा 5 न्यूटन, तो घर्षण बल 5 के ही बराबर होगा। आभासी बल 4 होता तो घर्षण बल 4 के ही बराबर होगा। अगर आभासी बल 8 हो गया तो घर्षण बल 8 नहीं हो सकता, क्योंकि घर्षण बल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू एन, वो कितनी हो गई मेरी 6 न्यूटन। अगर 6 न्यूटन से कम है, अगर घर्षण बल का मान 6 न्यूटन से कम है, जो तुम्हारा आभासी बल का जो मान आ रहा है वो घर्षण बल से कम है, तो घर्षण बल आभासी बल के बराबर रहेगा, ध्यान रखना। और यदि आभासी बल का मान घर्षण बल से अधिक है, जैसे आभासी बल 8 है, घर्षण बल का मान कितना आ रहा है 6, तो घर्षण बल 6 ही रहेगा। यदि आभासी बल 5 है और घर्षण बल 6, तो घर्षण बल कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। वो 6 नहीं माना जाएगा, वो कितना माना जाएगा 5 माना जाएगा। तो ध्यान रखना। चलो ये इंपॉर्टेंट टास्क है, वैसे कई बार नीट्स वगैरह में पूछा जाता है, नहीं भी समझ में आया तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर घर्षण बल की डायरेक्शन का बेसिस इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डायरेक्शन, घर्षण बल की डायरेक्शन कहाँ होगी, गति की दिशा में होगी। और गाड़ी अगर आगे की ओर जा रही है तो पहिए पीछे की ओर जाएंगे, घर्षण बल की दिशा गाड़ी की गति की दिशा में होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है, क्योंकि 15 दिनों के बाद तुम्हारी डिमांड पे बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है। तो सभी के लिए शुक्रिया, थैंक यू।